नमस्कार छात्रों, महा EMRS लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं दिलीप पाटिल, TGT हिंदी, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल, काम्बलगांव, तहसील जिला पालघर। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी विषय के अंतर्गत पूरक वाचन हेतु दिए भारत की खोज किताब में से पाठ क्रमांक 1 अहमदनगर का किला, इसका अध्ययन करने वाले हैं। पाठ अध्ययन करने से पूर्व हम लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे, जिन्हें हम चाचा नेहरू के रूप में जानते हैं। ऐसे महान नेता, देश के प्रथम पंतप्रधान पंडित नेहरू जी ने भारत की खोज का लेखन किया, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 और मृत्यु 27 मई 1964 में हुई। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए गांधी जी के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किए। इन आंदोलनों के दौरान उन्हें कई बार जेल में भी डाला गया था। 1944 में जब उन्हें 5 मास के लिए अहमदनगर किले की जेल में रखा गया, तब उन्होंने अपनी अंग्रेजी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी में अनुवाद भारत की खोज के नाम से किया, जो 1946 में प्रकाशित हुई। नेहरू जी ने अपने जीवन में 3 किताबों का लेखन किया, जिसमें 1 विश्व इतिहास की झलकियां, 2 भारत की खोज और 3 आत्मकथा। अगर हम ध्यान से देखें तो नेहरू जी के लेखन का विषय भारत और विश्व के इतिहास का बारीकी से, गहराइयों से अध्ययन कर लेखन करना था। नेहरू जी ने अपने भारत की खोज किताब में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आजादी तक के घटनाओं का बड़ा रोचक वर्णन किया है। सिंधु घाटी सभ्यता मानवता के इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, जिसे हम मोहेंजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। जलवायु में अचानक हुए परिवर्तनों के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के समान भारत देश की आजादी नष्ट न हो, इस उद्देश्य से नेहरू जी ने अंग्रेजों का विरोध किया था। इसी आजादी के आंदोलन के दौरान एक बार अंग्रेजों ने नेहरू जी को अहमदनगर किले की जेल में रखा। यह पंडित जी के जीवन की 9वीं जेल यात्रा थी। जब पंडित जी जेल में आए, तब शुक्ल पक्ष का आरंभ हो चुका था। आपको पता है शुक्ल पक्ष क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है? कौन बताएगा? तुम बताओ। बहुत ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा जवाब दिया। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ऐसे 15-15 दिनों के 2 पक्ष एक महीने में आते हैं, जिन्हें हम पौर्णिमा और अमावस्या कहते हैं। शुक्ल पक्ष में चांद निरंतर 15 दिनों तक अपना आकार बढ़ाते हुए आकाश में जब पूर्ण रूप से नजर आता है, उसे हम पौर्णिमा कहते हैं। और जब चंद्रमा 15 दिनों तक निरंतर अपना आकार घटाते हुए आकाश में पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, तो उसे हम अमावस्या कहते हैं। प्रत्येक महीने का उगता हुआ चांद नेहरू जी को याद दिलाता था कि उनकी कारावास का 1 महीना बीत गया है। हम सभी के जीवन में एक मित्र का होना आवश्यक होता है। जैसे आपके जीवन में आपके मित्र हैं, वो आपको हर समय सहायता करते हैं, अच्छे काम में आपकी मदद करते हैं और बुरे काम को करने से आपको रोकते हैं। उसी तरह से जेल में नेहरू जी के स्थायी जीवन का साथी यही चांद रहा था, जिसने उन्हें बताया कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। 9वीं जेल यात्रा में जब नेहरू जी अहमदनगर किले की जेल में आए, तब उनके लिए करने लायक ढेर सारे काम थे, परंतु शुरू से ही प्रकृति प्रेमी रहे पंडित जी ने यहाँ बागवानी का काम शुरू कर दिया था। बच्चों, आप जानते हो, जेल में जो भी कैदी होते हैं, उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार श्रमदान करना पड़ता है, इसलिए उन्हें वेतन भी मिलता है और खाने पीने की वस्तुएं भी। नेहरू जी ने इसी नियम के अनुसार बागवानी करना शुरू कर दिया। तब उन्हें एक बात समझ में आई थी, नगर किले की मिट्टी बहुत खराब, पथरीली और पुराने मलबे से भरी पड़ी है, क्योंकि इस किले की जमीन पर कई राजाओं के युद्ध और संधियां हुई है। नेहरू इस इतिहास को देशवासियों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, इस विचार में डूबे हुए थे। यही अतीत अर्थात भूतकाल का दबाव नेहरू जी को लेखन और खुदाई का काम करने के लिए प्रेरित करता है। नगर किले की एक घटना नेहरू जी को बहुत याद आती है, जो है चांद बीबी नामक अहमदनगर के रानी की, जिसने औरंगजेब के शूरवीर ताकतवर सेना के साथ युद्ध कर अपनी प्रजा सत्ता की रक्षा की थी। जब औरंगजेब ने समझा कि चांद बीबी को पराजित करना मुश्किल है, तब उसने रानी के ही एक सैनिक को रुपयों का लालच दिया और उसी के हाथों रानी की हत्या करवा दी थी। पंडित जी ने बागवानी का काम शुरू कर दिया,
तब उन्हें समझ गया था कि किले की जमीन प्राचीन ऐतिहासिक वस्तुओं से भरी पड़ी है। जब उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ किले में जमीन की खुदाई का काम आरंभ किया, तब उन्हें पूर्व अनुभव के अनुसार जमीन के नीचे प्राचीन इमारतों के हिस्से और गुंबद मिले, जो सैकड़ों सालों से जमीन में दबे पड़े थे। नेहरू जी को जैसे जैसे पुराने इमारतों के हिस्से मिलते गए, वैसे वैसे खुदाई का काम आगे जारी रखने की उनकी इच्छा मजबूत होती गई। लेकिन अंत में निराशा हाथ लगी, क्योंकि अधिक दूर तक खुदाई करने के लिए आवश्यक साधनों की कमी और अंग्रेज अधिकारियों की अनुमति न मिलने के कारण उन्हें खुदाई का काम बीच में ही रोकना पड़ा। परंतु खुदाई का काम बंद होते ही नेहरू जी कुदार हाथ से छोड़ कलम को पकड़कर प्राप्त हिस्सों के आधार पर भारत देश के इतिहास लेखन का काम शुरू कर दिया था। वे आगे खुदाई न कर सके, इस बात का भारी बोझ उनके मन पर विचारों पर पड़ गया था, क्योंकि इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से उनके पहुंच से दूर चले गए थे, जिनका वर्णन वे अपनी किताब में नहीं कर सके। खुदाई का काम अधूरा छोड़ने के कारण नेहरू जी इतिहास के कुछ हिस्सों का वर्णन अपनी किताब में नहीं कर सके। इस बात का दबाव उनके दिल और दिमाग पर पड़ा था, जिसके कारण उन्हें बेहद पीड़ा और तकलीफ सहन करनी पड़ी। कभी कभी मैं भारतवासियों तक उनका इतिहास पूरी तरह से नहीं पहुंचा सका, इस विचार से नेहरू जी का दम घुटता था। ऐसे कठिन समय में नेहरू जी ने भारत का अतीत अपने किताब में वर्णन करने का सफल प्रयास किया, जिसके कारण वे हमेशा कुछ प्रश्नों पर विचार करते थे, जैसे आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ। अपने संपूर्ण लेखन यात्रा में नेहरू जी ने इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की कोशिश की है। अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की इच्छा ने नेहरू जी को यह मानने पर विवश कर दिया था कि हम सभी उन बातों के वारिस हैं जिन्हें मानवता ने हजारों सालों की यात्रा के दौरान प्राप्त किया है। इस बात का उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ने अपने गांवों, शहरों और नगरों की रचना की। उसी नगर रचना का अनुकरण करके पूरे विश्व में आज वैसे ही नगर रचना दिखाई देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे हमारे पूर्वज राजाओं ने अपने विजयों का उल्लास मनाया था, उन्होंने जिन किलों, इमारतों का निर्माण किया था, जिन आभूषणों, हथियारों, शस्त्रों का प्रयोग किया था, वे सभी हमें आज भी आकर्षित करते हैं। जैसे शिवाजी महाराज जी के किले, ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, ऐसी कितनी ही ऐतिहासिक वास्तुएं हैं जो पर्यटकों के आकर्षण, अध्ययन और संशोधन का विषय बने हुए हैं। नेहरू जी मानते थे कि हम भारतीय लोग एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। हम सभी एक समान इतिहास और मानव सभ्यता के साथ जीवन जी रहे हैं। यही इतिहास, मानव सभ्यता हमारे हाड़, मांस और रक्त में बसी हुई है। इसी प्राचीन इतिहास ने हमारा भूतकाल बनाया था, वर्तमान भी बनाया और आगे भविष्य का भी निर्माण करेगा। नेहरू जी द्वारा इस पाठ में कुछ नए शब्दों का प्रयोग किया गया है। वे शब्द और उनके अर्थ आपकी सुविधा के लिए यहाँ मैंने प्रस्तुत किए हैं। इन शब्दों को उनके अर्थों के साथ आप अपनी कॉपियों में दर्ज कर लीजिए, ताकि आपको अध्ययन करने में सुविधा हो। छात्रों, जिस पाठ का हमने आज अध्ययन किया, उस पाठ के आधार पर आपके अध्ययन के लिए कुछ प्रश्नोत्तर यहाँ पर मैंने दिए हैं। आप उन प्रश्नोत्तरों को अपने कॉपियों में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, नेहरू जी को 9वीं जेल यात्रा में किस जेल में रखा गया था? उत्तर, नेहरू जी को 9वीं जेल यात्रा में अहमदनगर किले की जेल में रखा गया था। प्रश्न 2, जेल में नेहरू जी का साथी कौन था? उत्तर है चांद नेहरू जी के जीवन का जेल में साथी था। प्रश्न 3, चांद ने पंडित जी को कौन सा संदेश दिया था? उत्तर, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, यह संदेश चांद ने नेहरू जी को दिया था। प्रश्न 4, अहमदनगर किले की मिट्टी कैसी थी? उत्तर है अहमदनगर किले की मिट्टी खराब, पथरीली और पुराने मलबे से भरी थी। जिस पाठ का हमने आज अध्ययन किया है, उस पाठ के आधार पर आप लोगों ने एक गृह कार्य करना है। आप उस गृह कार्य को अपने कॉपियों में दर्ज कर लीजिए। 1,
भारत देश के किसी 4 ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी चित्रों सहित लिखकर लाना है। तो छात्रों, हमने देखा कि किस तरह पंडित नेहरू जी हमारे देश का इतिहास हम सब तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे थे और उन्हीं के प्रयासों के कारण आज हमें भारत देश के महान इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई है।